आपको 2007 और 8 के ग्रेट रिसेशन के बारे में तो पता ही होगा। उस समय कितनी बड़ी आपदा आ गई थी, कितना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था जहां पर लाखों लोगों की जॉब चली गई थी और कई मल्टीनेशनल कंपनीज बैंकरप्ट हो गई थी। स्टॉक मार्केट सारा नीचे जा रहा था और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। I think this is the most significant financial crisis in the post-war period. Soaring gas prices, falling home prices, and rising unemployment. What kind of recipe is that? यूएसए से ये रिसेशन शुरू हुआ था और हर देश पे इसका इम्पैक्ट पड़ा था। उस समय कई डेवलपिंग नेशंस को ये बात पता चल गई थी कि अब डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी, अदरवाइज इन फ्यूचर भी अगर ऐसा कोई रिसेशन आता है तो कई देश बर्बाद हो सकते हैं। इसी को देखते हुए नॉन वेस्टर्न कंट्रीज का एक ग्रुप फॉर्म हुआ जिसे ब्रिक कहा गया, BRIC, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। 2009 में ये फॉर्म हुआ था, पर इसकी फाउंडेशन 2001 से ही शुरू हो गई थी, जिसके बाद 2010-11 में एक और कंट्री को इस ग्रुप में ऐड कर दिया गया जो कि था साउथ अफ्रीका, जिसके बाद इसका नाम बन गया ब्रिक्स। The BRICS. Why this club? Do you consider that the BRICS will expand? To be honest, why the club? Because there was another club. It was called the G7 and you wouldn't let anybody else into that club. So we said we go and form our own club. You know. आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि ये ब्रिक्स है क्या। सरल शब्दों में समझाऊं तो ब्रिक्स एक एसोसिएशन है जहां पर ग्रोइंग इकोनॉमीज एक साथ आती हैं एक दूसरे के प्रोग्रेस में मदद करने के लिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्रिक्स में जो कंट्रीज हैं वो वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। ब्रिक्स को फॉर्म करने का आइडिया बहुत अच्छा था। आइडिया ये था कि इस ग्रुप के अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे की मदद कर सके, चाहे फिर वो इकोनॉमिकली हो या फिर किसी भी परेशानी में एक दूसरे की सहायता करना हो। ये बात हम सब जानते हैं कि बाकी जो ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ पर किस तरह की मोनोपोली चलती है और कई ग्रुप्स में तो इंडिया और चाइना इन्वॉल्व भी नहीं है। और चाइना और इंडिया इस समय विश्व के सबसे बड़े देश हैं जो अगर चाहें तो साथ में मिलकर बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ सकते हैं। अब आपको यहाँ तक सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि यार सब कुछ तो सही है, बट ऐसा नहीं है। इसमें भी कई सारे इम्पैक्ट और चैलेंजेस आ रहे थे जिसे हम आगे जानेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स में काफी कॉन्फ्लिक्ट रहता है, जिसके कारण सबसे ज्यादा फायदा यूएसए को होता है। बट इसी को सॉल्व करने के लिए ब्रिक्स एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अब अच्छी बात यह है कि ब्रिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पर कई बड़े मुद्दों पर बातचीत की जाती है, जैसे ग्लोबल इश्यूज, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्या आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जानते हैं? हर देश काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, बट इसी बीच ब्रिक्स एक बहुत ही अहम मुद्दे पे काम करता है और वो है इक्वालिटी। जैसे कि बाकी ग्रुप्स में इक्वालिटी नाम की कोई चीज है नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पर ज्यादा चलती है डोमिनेंस। जो मेजर कंट्रीज होती है वही बड़े फैसले लेती है। जब ब्रिक का फॉर्मेशन हो रहा था उस समय ऑलरेडी कई सारे ग्रुप्स एग्जिस्ट करते थे, जैसे G7, G20, OECD और भी कई सारे इंस्टीट्यूशन, और ये काफी ज्यादा पावरफुल इंटरनेशनल ग्रुप्स थे। फॉर एग्जांपल G7 में यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान थे, जिनका मेन फोकस था इन सभी डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए पॉलिसीज बनाना और साथ ही में ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज बनाना। बट G7 में कोई भी डेवलपिंग नेशन था ही नहीं। इसके बाद G20 भी बना, जो ग्रेट रिसेशन के टाइम पे ही बना था, और उसमें डेवलपिंग नेशंस को भी ऐड किया गया। उनका भी फोकस था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्राइसिस के समय में एक दूसरे की मदद करना, बट उनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा लिमिटेड था और साथ ही में जो डेवलपिंग नेशंस थे वो काफी ज्यादा अंडर रिप्रेजेंटेड फील करते थे। इसके अलावा एक WTO भी था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड को ही रेगुलेट किया जाता था, बट इसमें डेवलपिंग नेशंस के होने के बावजूद सिर्फ डेवलप्ड नेशन को ही प्रायोरिटी दी जाती थी और उन्हीं के फेवर की पॉलिसीज बनाई जाती थी। इसके अलावा OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट में कई बड़ी कंट्रीज थी, बट इस ऑर्गेनाइजेशन में भी हाई इनकम कंट्रीज की ही पॉलिसीज को प्रमोट किया जाता था। और फिर बारी आई ब्रिक्स की, जहां पर काफी डाइवर्स नेशंस ने अपनी मेंबरशिप ली, जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इन्होंने एग्जिस्टिंग ग्रुप्स के डोमिनेंस को चैलेंज करके खुद के ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। और ब्रिक्स एकमात्र ऐसा ग्रुप बन गया जिसमें डेवलपिंग नेशंस की सिर्फ सुनी नहीं जाती थी, बट उनके डिसीजंस पे इम्प्लीमेंटेशन भी होता था। अब हम समझते हैं 2014 से पहले इंडिया का क्या रोल था ब्रिक्स के अंदर और बाकी देशों का भारत को लेके क्या परसेप्शन था। शुरुआत से ही ब्रिक्स में भारत का काफी अहम दर्जा था, जहां पर भारत डट कर डेवलपिंग नेशंस के हकों की बात करता था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के डायरेक्शन में भारत की तरफ से ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और क्लाइमेट जस्टिस के मुद्दे पर काफी अहम बातें रखी गई हैं। और इसके अलावा भी भारत काफी ज्यादा एक्टिवली ये बात कहता था कि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, चेंज लाने की जरूरत है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शुरुआत से ही डेवलप्ड नेशंस काफी अपना डोमिनेंस रखते
रखते थे, जिसकी वजह से डेवलपिंग नेशंस कभी भी अपनी बात रख ही नहीं पाई और डेवलप्ड नेशन हमेशा अपनी पावर का मिसयूज करते थे। और सबसे बड़ा मिसयूज तो सैंक्शन लगाना होता था। जिस देश के साथ उनकी अच्छी बन नहीं रही वहाँ पर सैंक्शन लगा दो। अब अगर बात करते हैं कि बाकी देशों का भारत के प्रति कैसा परसेप्शन था, तो ब्राजील और साउथ अफ्रीका इंडिया को काफी नॉर्मल और दोस्त की नजर से ही देखते थे, क्योंकि तीनों कंट्रीज के कंसर्न डेवलपमेंट और पॉवर्टी को लेकर सेम ही थे। और दूसरी तरफ चाइना इंडिया को अपना कॉम्पिटिटर समझता था, खासकर इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में। और दूसरी बात ये भी थी कि दोनों दुश्मन भी थे। और एक तरह से देखा जाए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यूएसए भी यही चाहता था, क्योंकि अगर इंडिया और चाइना दोनों दोस्त बन गए तो बाकी जो डेवलप्ड नेशन है उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और अब बात रही रशिया की, तो रशिया हमेशा से इंडिया को अपना की पार्टनर समझता था, या यूं कहूँ तो समझता है, क्योंकि रशिया भी चाहता है कि IMF और UN में वेस्टर्न नेशंस का दबदबा कम हो जाए। बट क्योंकि उस समय इंडिया की ग्रोथ उतनी ज्यादा थी नहीं एज कम्पेयर टू चाइना, तो कई बार सवाल उठते थे कि क्या इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन सकता है। अगर हम बात करें कि ब्रिक्स की वजह से कौन सी बड़ी पॉलिसी चेंज हुई है, तो सबसे बड़ी चीज तो यही हुई है कि हमारा खुद का न्यू डेवलपमेंट बैंक बना था, जिसका हेडक्वार्टर चाइना के शंघाई में है। और इसके लिए सारे नेशंस के लीडर्स ने एग्रीमेंट साइन किया। और इसका मेन मोटिव यही था कि डॉलर की जो डोमिनेंस है उसको कम की जाए और अपना खुद का एक करेंसी या फिर फाइनेंशियल सिस्टम बनाया जाए, जिसमें हमें यूएसए की कहीं पे भी जरूरत ही ना पड़े, और फिर इसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल लैंडस्केप में अपना दबदबा बना सके। Because ultimately it kills your dollar and it kills everything the dollar represents, and we have to continue to have that be the world currency. I think it's important. I think it would be losing a war if we lost the dollar as the world currency. I think that would be the equivalent of losing a war. अब जो NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक था, उसका मेन काम ही ये था कि वो असिस्ट कर सके डेवलपिंग नेशंस को किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बनाने में। और ये कारण भी था क्योंकि IMF में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस होते थे किसी भी फंड्स को रिलीज करने में, और क्योंकि वेस्टर्न डोमिनेंस था उसकी वजह से कई बार तो फंड्स मिलते भी नहीं थे। अब हम बात करते हैं कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट यानी CRA के बारे में। तो CRA भी ब्रिक्स का एक काफी बढ़िया इनिशिएटिव था, जहां पर क्राइसिस के समय में सारी कंट्रीज अपनी करेंसी को मैनेज कर सके, और ये एक काफी अच्छा तरीका था फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से बचने का। CRA में बेसिकली डॉलर की डिपेंडेंसी को कम करने का एक मकसद जुड़ा हुआ था, सो दैट किसी भी नेशन को डॉलर में लोन लेने की जरूरत ही ना पड़े। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि IMF में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस होती थी, जिसकी वजह से कई नेशंस को तो अपने एसेट्स के ऊपर से हाथ धो देना पड़ता था। ब्रिक्स की मुझे एक और अच्छी बात लगी, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कोलैबोरेशन को काफी ज्यादा प्रमोट किया जाता था रिन्यूएबल एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में, जिसकी वजह से कई डेवलपिंग नेशंस अपने आप को आगे बढ़ा पा रही थी। सिंपल और सरल शब्दों में आपको समझाऊं तो ब्रिक्स का एक ही काम था कि वेस्टर्न डोमिनेंस को खत्म करना। और ऐसा कहते हैं ना कि जहाँ पर आपकी इज्जत ना हो वहाँ पर आपको खड़ा नहीं रहना चाहिए। डेवलप्ड नेशंस वहाँ पर इतना ज्यादा डोमिनेंस रखते थे कि डेवलपिंग नेशंस को सुनते भी नहीं थे, जिसकी वजह से डेवलपिंग नेशंस को ये स्टेप उठाना ही पड़ा। अब अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इंडिया को क्या फायदा हो रहा है ब्रिक्स की वजह से। अब मैं आपको जल्दी से समझा देती हूँ कि जो सारे आपको ग्रुप्स दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इनका ब्रिक्स के साथ क्या डिफरेंस है। देखो G7 में सिर्फ डेवलप्ड नेशंस हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्रिक्स है उसमें फोकस डेवलपिंग नेशंस पे है। G20 का एरिया ब्रिक्स से काफी ज्यादा वाइड है, बट उनका डेवलपमेंट पे फोकस कम है। इसके बाद बात आती है SAARC की। ये रीजनल साउथ एशियन ग्रुप है, बट इनका ज्यादा असर पड़ता नहीं है क्योंकि इनके में पॉलिटिकल टेंशन काफी ज्यादा है। OECD इनका ज्यादा फोकस हाई इनकम इकोनॉमीज पे ही है, बट वही दूसरी तरफ ब्रिक्स में डेवलपिंग नेशंस के ऊपर फोकस दिया गया है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये ब्रिक्स की फंडिंग करता कौन है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन ही इसीलिए हुआ था कि सबकी मदद की जा सके, बट जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो ब्रिक्स के 5 मेंबर्स इक्वली ही करते हैं। अब देखो इसमें फंड एलोकेशन का कैसा रहता है कि अगर मान लो एज अ नेशन मैं एक नेशन का लीडर हूँ और मेरे नेशन को किसी काम के लिए कुछ फंड्स की नीड है, तो मैं वहाँ पर बता सकती हूँ कि मेरी क्या क्या नीड्स है और मुझे कितना अमाउंट चाहिए। तो क्या वो अमाउंट जायज है, तो वो सारे 5 मेंबर्स डिसाइड करते हैं और फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाता है, क्योंकि ब्रिक्स का मेन फोकस ही साथ में ग्रो करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ब्रिक्स में प्रेसिडेंसी कौन रखता है, कौन होता है लीडर। तो हर साल कंट्रीज बदलती जाती हैं, जैसे अगर आज इंडिया है तो कल ब्राजील हो सकती है, तो उस बेसिस पर ही प्रेसिडेंसी सेट होती है और फिर उन्हीं के देश में समिट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे इस साल रशिया होस्ट कर रहा है ब्रिक्स को। इस तरीके से किसी एक कंट्री पे डोमिनेंस नहीं रहता है, और बाकी ग्रुप्स के कंपैरिजन में ब्रिक्स काफी ज्यादा फेयर है और कोऑपरेटिव है। क्या आपने कभी सोचा कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए तो
इंडिया क्या करेगा या फिर ब्रिक्स का क्या रोल होगा। देखो जैसे कि हम सब जानते हैं, दो अलग अलग वॉर्स इस समय चल रही हैं, इजराइल और ईरान का और रशिया और यूक्रेन का। और इसी बीच में अगर इनमें से किसी ने भी जंग छेड़ दी और डिक्लेयर कर दिया वर्ल्ड वॉर, तो ब्रिक्स कैसे इन सब चीजों को सॉल्व कर सकता है। तो आपस में सुलझाने का कोशिश की जा सकती है, और क्योंकि रशिया एक काफी अच्छा दोस्त है इंडिया का, तो ये थोड़ा और ज्यादा आसान हो जाएगा इंडिया के लिए। बट अगर इजराइल और ईरान की वॉर हो गई तो क्या होगा? इसमें भी इंडिया काफी अच्छा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि इंडिया के रिलेशंस इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो इंडिया वो भूमिका निभाएगा जो अभी तक अमेरिका निभाता आ रहा है, एक पीस मीडिएटर की भूमिका। क्योंकि जैसे हमने देखा यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के समय में कि इंडिया ने कितनी अच्छी न्यूट्रल और डिप्लोमेटिक पॉलिसी को अपनाया, और इससे साफ होता है कि अगर इन फ्यूचर में भी कोई ऐसी आपदा आई तो इंडिया एक बहुत ही बढ़िया लीडरशिप दिखा सकता है। और ऐसे जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स को और एक्सप्लोर करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।